हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 टर्म 2 के लिए लर्नर्स डायरी। लर्नर्स डायरी आपको पता ही है कि आपकी जो है 10 मार्क्स की होती है और ये आपको खुद से ही लिखनी होती है। तो आप अगर इसको लिखेंगे और अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो टीचर आपको 10 आउट ऑफ 10 भी दे सकता है। तो अभी हमारे पास यूनिट 2 टर्म 2 का हमें जो है लर्नर्स डायरी कंप्लीट करनी है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। जैसा कि आपको पता ही है, हमें 3 पॉइंट्स कवर करने होते हैं। सबसे पहला होता है व्हाट आई लर्न, देन व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग एंड व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। तो मैं यहाँ पर आपको जो है सैंपल एक लर्नर्स डायरी दिखा रही हूँ। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो और अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट लर्नर्स डायरी। चैप्टर नंबर 8 द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। आप यहाँ पर जो है डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये चैप्टर कितनी डेट को पढ़ा था। सो नेक्स्ट आ गया व्हाट आई लर्न। From the chapter The Magic Brush of Dreams, I learned the importance of imagination, creativity and kindness. अगर आपको याद हो, इस पोएम में हमने वो एक लड़की के बारे में पढ़ा था जिसको मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स एक आदमी ने दिया था और वो बहुत कुछ उसे ड्रॉ करती थी और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करती थी। लेकिन इसकी हेल्प से उसने कुछ अपने गांव की जो है जान भी बचाई थी, है ना। तो ये इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड काइंडनेस। उसके बाद द स्टोरी शोज हाउ ड्रीम्स कैन इंस्पायर अ पर्सन टू थिंक डिफरेंटली एंड डू गुड फॉर अदर्स। कि कैसे जो स्टोरी ये दिखाती है हमें कि जो ड्रीम्स है वो कैसे हमें इंस्पायर करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आई ऑल्सो लर्न दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग पीपल एंड यूजिंग वंस टैलेंट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है। उसके बाद है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। हमें इंटरेस्टिंग क्या लगा? आई फाउंड द आइडिया ऑफ मैजिक ब्रश वेरी इंटरेस्टिंग। द वे ड्रीम्स टर्न्ड इनटू रियलिटी थ्रू पेंटिंग मेड द स्टोरी एक्साइटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबको इंटरेस्टिंग लगा। द इमेजिनेटिव एलिमेंट्स एंड द मैसेज ऑफ होप केप्ट मी एंगेज्ड। द चैप्टर शोज हाउ, और द पोएम, आप यहाँ पे पोएम भी लिख सकते हो। द पोएम शोज हाउ क्रिएटिविटी कैन चेंज लाइफ विच आई फाउंड वेरी इंस्पायरिंग। उसके बाद है व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। दैट मीन्स कि हमें क्या मुश्किल लगा। I found it challenging to understand the deeper meaning behind the dreams at first, and some parts required careful reading to connect imagination with reality. Interpreting the moral message of the story also needed thinking. देखो कई बार बच्चे आप लोग गलती कर देते हो। आप क्या करते हो? व्हाट आई लर्न तो लिख लेते हो, उसके बाद व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग और व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग में लिख देते हो आई फाउंड नथिंग इंटरेस्टिंग, आई फाउंड नथिंग चैलेंजिंग। ऐसा नहीं करना है आपको, तो उसमें फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर से डांट और पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी मुश्किल ना लगा हो। अगर मुश्किल ही नहीं होता फिर आपको करवाते ही क्यों, है ना। फिर टीचर की क्या जरूरत है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसमें कुछ मजा ना आया हो, कुछ इंटरेस्ट ना हुआ हो। तो जहां पे आपको इंटरेस्टिंग लगा आपको उसके बारे में, जरूरी नहीं है कि आपको इतने इतने सेंटेंस लिखने हैं। ये मैंने काफी सारे सेंटेंसेस इसलिए इंक्लूड किए हैं, जो आपको अच्छे लगे आप एक दो करके लिख सकते हो और कुछ अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको फिर भी एक या दो लाइंस में बताना जरूर है कि आपको कुछ तो चैलेंजिंग लगा ही होगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। ठीक है। चैलेंजिंग में जैसे आपके लिए डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, आप उन वर्ड्स को भी लिख सकते हो। आई फाउंड सम वर्ड्स चैलेंजिंग फॉर एग्जाम्पल ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो ऐसे करके आप वो नथिंग नथिंग मत लिखना। तो ये था हमारा चैप्टर 8। अब हम चल रहे हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 अगर आपको याद हो, नेम है स्पेक्टेकुलर वंडर्स, जिसमें हमने इंडिया के कुछ स्पेक्टेकुलर वंडर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रूट ब्रिज, है ना। उसके बाद हमने लेह लद्दाख में जो मैग्नेटिक हिल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम द चैप्टर स्पेक्टेकुलर वंडर्स, आई लर्न अबाउट द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद द चैप्टर हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ नेचर क्रिएट्स अमेजिंग लैंडस्केप्स एंड हाउ ह्यूमंस बिल्ड वंडरफुल स्ट्रक्चर्स विद स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। कि हमने इसमें जो है वंडरफुल चीजों के बारे में पढ़ा, स्पेक्टेकुलर वंडर्स के बारे में, कि कैसे जो कुछ मैनमेड हैं और कुछ नेचर जो है क्रिएटेड है ना। ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आई ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दीज वंडर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। और हमें इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल के भी रखना चाहिए, ये भी समझ में आया। उसके बाद है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। I found the descriptions of different spectacular wonders very interesting. The vivid details made me imagine the places clearly. Learning facts about how those wonders were formed, ठीक है, facts मतलब कैसे वो बने, कैसे constructed हुए, made the chapter informative and enjoyable. The variety of wonders discussed kept my curiosity alive. उसके बाद है what I found challenging. अब मुश्किल क्या लगा? सबसे पहले तो कुछ names, है ना, some factual details and names of places were difficult to remember. Understanding how certain natural wonders were formed
ये भी समझना कि वो कैसे बने थे। रिक्वायर्ड केयरफुल रीडिंग, मतलब इनको जो है ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, तो थोड़े से मुश्किल होते हैं ये आपके लिए। द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ऑल्सो नीडेड अटेंशन टू फुली ग्रास्प द मीनिंग। ठीक है, मतलब जो भी लैंग्वेज है चैप्टर की, उसको ध्यान से हमें समझना पड़ा ताकि हम उसका मीनिंग को अच्छे से ग्रास्प कर सकें, लर्न कर सकें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, द चेरी ट्री। अगर आपको याद हो, वो एक जो है लड़के का चैप्टर था जिसने एक सीड से एक चेरी ट्री को ग्रो किया था। ठीक है, और कैसे उस ट्री के साथ वो अटैच्ड हुआ, रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम द चैप्टर द चेरी ट्री, आई लर्न अबाउट पेशेंस, केयर एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, सबसे पहले पेशेंस की कितनी पेशेंस रखनी है, उसके बाद केयर करनी है, और ब्यूटी ऑफ नेचर। द ऑथर शोज हाउ अ स्मॉल सीड कैन ग्रो इनटू अ बिग एंड ब्यूटीफुल ट्री। ठीक है, हमने पूरी जर्नी देखी। एंड इफ इट इज गिवन प्रॉपर केयर एंड टाइम, आई ऑल्सो लर्न दैट नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ हीलिंग एंड ग्रोइंग। हमने पढ़ा था ना कि उसको एक बार बकरी उसके पत्ते खा गई थी और एक बार एक लेडी ने उसको कट कर दिया था, लेकिन और अलग अलग तरह के वेदर्स को फेस करते हुए भी वो ट्री ग्रो किया था। तो इसका मतलब है हमें ये भी समझ आया कि नेचर की अपनी ही हीलिंग और ग्रोइंग पावर्स होती हैं, and humans should respect it. The story teaches us to observe nature closely and understanding its importance in our lives. उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। अब इस चैप्टर में हमें इंटरेस्टिंग क्या लगा? आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द चेरी ट्री ग्रो स्लोली एंड हाउ द नरेटर नोटिस्ड एवरी स्मॉल चेंज इन इट। ठीक है, हर एक स्मॉल चेंज जो है वो हमें दिखाया गया था। और उसके बाद ये जो काफी इंटरेस्टिंग था कि एक चेरी ट्री हमारी आंखों के सामने ग्रो कर रहा था। The way the tree survived different seasons and still blossomed made the story engaging. उसके बाद है description of the tree, its flowers and birds around it created beautiful images in my mind. Then the emotional connection between the narrator and the tree was also very touching. ठीक है, आपको इसमें से जो भी पार्ट अच्छा लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने वर्ड्स में इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। I found it a little challenging to understand some of the descriptive language used in the chapter. ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है समझने में दिक्कत आई। द स्टोरी रिक्वायर्ड केयरफुल रीडिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टोरी को हमें समझना है तो हमें ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा। टू नोटिस द चेंजेस इन द ट्री ओवर टाइम, अंडरस्टैंडिंग द डीपर मैसेज, जो एक था कि बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, दैट वाज द डीपर मैसेज अबाउट नेचर एंड ग्रोथ, ऑल्सो नीडेड अटेंशन एंड थिंकिंग। तो इसमें भी अटेंशन और थिंकिंग चाहिए थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, वो भी अपनी लर्नर्स डायरी कंप्लीट कर लें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी जरूर कर देना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, हार्वेस्ट हिम, जिसमें हमने पढ़ा था सरोजिनी नायडू की एक पोएम। उन्होंने जो है मतलब हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करते हुए और भगवान का थैंक यू करते हुए हमें जो है एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग जो है वो हमारे साथ शेयर की थी। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पोएम हार्वेस्ट हिम, आई लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क, यूनिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, हार्डवर्क मतलब जो कड़ी मेहनत, यूनिटी मतलब सबकी एकता, और ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। यूनिवर्स को, भगवान को, अलग अलग देवताओं को उसमें थैंक यू किया गया था। द पोएम शोज हाउ फार्मर्स वर्क टुगेदर इन द फील्ड्स and how nature supports them with the sunlight, rain and soil. I learned to respect farmers and understand how much effort is needed to grow food. नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्या लगा? सबसे पहली बात तो इसकी रिदम एंड म्यूजिकल क्वालिटी, क्योंकि ये जो पोएम है इसके अंदर बताया गया ना मैंस वॉइस एंड विमेन्स वॉइस और फिर ऑल्स वॉइस, ये सब मिलकर उसको गा रहे हैं, तो उसकी जो रिदम है और उसकी जो म्यूजिकल क्वालिटी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। द वे द पोएट डिस्क्राइब द हार्वेस्टिंग सीजन एंड जॉय ऑफ वर्किंग टुगेदर मेड द पोएम लिवली। The imagery of golden fields and happy workers created beautiful pictures in my mind. नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग। अब चैलेंजिंग क्या लगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें जो पोएम्स में कई पोएटिक वर्ड्स होते हैं या फिर पोएटिक डिवाइसेस होते हैं या एक्सप्रेशंस होती हैं, दे आर मीन्स ऑलमोस्ट दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। पहले हमें नहीं समझ आता, फिर जब हम पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है। इंटरप्रेटिंग द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम एंड इट्स मैसेज ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर रिक्वायर्ड केयरफुल रीडिंग। ठीक है, तो मतलब जो मैसेज थोड़ा समझने के लिए कि क्या ग्रेटिट्यूड करना क्यों जरूरी है, भगवान का थैंक यू करना, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ा और फिर आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेटिंग फॉर द रेन। ठीक है, वेलू की स्टोरी थी जिसमें वो वेट कर रहा था रेन के लिए, लेकिन एक लेडी ने उसको ये समझाया कि भाई धरती को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 है वेटिंग फॉर द रेन। व्हाट आई लर्न
From the chapter Waiting for the Rain, I learned about patience, hope and the close connection between human life and nature. सबसे पहले तो हमने ये समझा कि पेशेंस मतलब देखो वेलू आराम से इंतजार कर रहा था ना बेचारा, लेकिन थोड़ा उसको प्रॉब्लम तो हो रही थी बट फिर भी कुछ कर तो नहीं सकता था। होप, उसको फिर भी उम्मीद थी कभी तो बारिश होगी, और उसका कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। उसके बाद द लेसन शोज दैट अर्थ ऑल्सो नीड्स रेस्ट एंड टाइम टू रिकवर इट फर्टिलिटी। ठीक है, मतलब जो अर्थ की फर्टिलिटी पावर्स होती हैं उनको रिकवर करने के लिए उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, आई फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राई लैंड एंड द ईगर वेट फॉर रेन वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद द इमोशंस ऑफ वेलू एंड हिज एक्साइटमेंट एट द अराइवल ऑफ रेन वर ब्यूटीफुली डिस्क्राइब। ठीक है, मतलब जो इतना वो परेशान हो रहा था और फिर इतना खुश हुआ, वो जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द चेंज इन द एटमोस्फेयर बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले क्या सिचुएशन थी और रेन आने के बाद वो कितना खुश हुआ, ये भी जो है मेड द चैप्टर enjoyable टू रीड। नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग, सम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। ये आप सभी में यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड डीपर मैसेज ऑफ द स्टोरी रिक्वायर्ड केयरफुल रीडिंग। ठीक है, ये भी आप सभी में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फेदर्ड फ्रेंड, जिसमें हमने एक छोटे से कैनरी बर्ड के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13। What I learned from this chapter, Feathered Friend, I learned how a little canary bird saved the life of crew members in a space station, and the lesson shows the bond between the canary and the author. उसके बाद what I found interesting, I found the relationship between the narrator and the bird very interesting. दोनों के बीच में जो affection था, जो bond था, वो काफी interesting था. The description of the bird's behavior, जैसे वो behave करते थे और जैसे उसने response किया था, and working in zero gravity made the chapter lively and enjoyable. उसके बाद last what I found challenging, some descriptive sentences were difficult to understand. It was challenging to notice the subtle changes in the bird's behavior, कि एकदम से क्या हो गया था उसको, ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर और दिस पोएम मैग्नीफाइंग ग्लास, आई लर्न हाउ अ मैग्नीफाइंग ग्लास हेल्प अस सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब इसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। आई लर्न दैट इट इज अ स्मॉल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स थिंग अपीयर बिगर बाय बेंडिंग लाइट रेज। मतलब ये भी समझ आया कि इसमें चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। द चैप्टर ऑल्सो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इन डेली लाइफ, सच एज रीडिंग स्मॉल प्रिंट एंड ऑब्जर्विंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यही चीजें समझ आई कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। Next step, what I found interesting, I found it interesting to learn how a small lens can make objects look bigger. ठीक है, एक तो ये इंटरेस्टिंग था। Then observing a piece of chalk, an inch of moss, sorry यहाँ मास लिखा हुआ है, moss, spider, etc. और spider with the magnifying glass, this was also exciting. The examples given in the chapter made the concept easy and enjoyable to understand. उसके बाद what I found challenging, I found it challenging to understand the use of poetic devices such as metaphor, imagery, simile. Some words were new and required extra attention. ये आप किसी भी पोएम में लिख सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, विभा चौधरी, जो कि मैंने अभी आपको कराया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी इसको कवर करवा दूं और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी लर्नर्स डायरी हम लिख सकते हैं। व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, आई लर्न अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ विभा चौधरी, अ पायनियरिंग वुमेन साइंटिस्ट इन ऑफ इंडिया। ठीक है, विभा चौधरी के बारे में हमने जाना। आई लर्न हाउ शी वर्कड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एट अ टाइम, मतलब उस टाइम पे उन्होंने काम किया था व्हेन वेरी फ्यू वुमेन वर एनकरेज्ड टू स्टडी साइंस, जब बहुत कम औरतें जो हैं वो साइंस में पढ़ती थी। द चैप्टर टॉट मी अबाउट हर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज। I also learned the importance of equal opportunities for women in science. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, किसी की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना हमेशा इंटरेस्टिंग ही होता है, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स की। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट विभा चौधरीज रिसर्च वर्क एंड हर कोलैबोरेशन विद फेमस साइंटिस्ट। Her determination to continue her studies despite difficulties was inspiring, and the title of the chapter itself is meaningful, as her life truly became a guiding light for women in Indian science. Last, what I found challenging, some scientific terms related to physics were difficult to understand, and remembering the details of her research and achievements, this required careful reading. ठीक है, मतलब उनकी रिसर्च के बारे में पढ़ना या कुछ साइंटिफिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा उनको याद रखना मुश्किल है,
तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगी, अदरवाइज जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं जल्दी ही इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो आई होप आपकी लर्नर्स डायरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आप जो है मतलब 10 मार्क्स जो है वो अपने इंश्योर कर लेंगे और सेशन एंडिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।